क्या घुटने में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती? अगर घुटने में चोट लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, ये सब जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। हिचकियाँ क्यों आती हैं? कोई याद कर रहा है इसलिए या कोई और बात है? इस राज से पर्दा उठाएंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। बारिश के मौसम में फ्रिज हर 2 हफ्ते में क्यों साफ करना चाहिए, जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K and New India Assurance. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बचपन में खेलते खेलते दौड़ते भागते हम अक्सर गिर जाया करते थे। घुटनों में चोट लग जाती थी। वक्त के साथ चोट ठीक भी हो जाती थी, पर सालों बाद अचानक उसी चोट में दर्द होने लगता था। अगर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, घुटने में चोट आई है, तो भी ये दर्द आसानी से नहीं जाता। हर कुछ सालों में दोबारा उठता है। लेकिन ऐसा क्यों? अब कहा यह जाता है कि अगर एक बार घुटने में चोट लग जाए तो वो अपने आप ठीक नहीं होती। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है, अगर हाँ तो क्यों, इसके क्या कारण हैं, ये भी पता करेंगे किस तरह की चोट गंभीर हो सकती है और अगर घुटने में चोट लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। सुनिए। अगर हम अपने नेचुरल नी जॉइंट देखें, उसमें 2 बाहर की तरफ लिगामेंट्स रहते हैं जिसे हम कोलैटरल लिगामेंट्स बोलते हैं, और सेंटर में 2 लिगामेंट्स रहते हैं जिसे क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं। अभी ये जो लिगामेंट्स के भी वेरियस ग्रेड्स होते हैं इंजरीज के। अगर वो ग्रेड 1 इंजरी हुआ या ग्रेड 2 इंजरी यानी पार्शियल टियर जो कहते हैं, अगर इस टाइप के इंजरी से, तो ये यूजुअली अपने आप से नेचुरली हील होने के चांसेस है। रेस्ट देने से, फिजियोथेरेपी देने से या ब्रेस लगाने से अपने आप से ठीक हो जाता है। लेकिन जो ग्रेड 3 इंजरीज है, जहाँ पे लिगामेंट कंप्लीटली टेयर हो जाता है, कंप्लीट उसका एंड टू एंड कोई कनेक्ट नहीं है, ऐसे सिचुएशन में नी का जो मैकेनिक्स है, जो अगर हम अपने नी के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ एक हिंज जॉइंट नहीं है जिसमें यानी बेंडिंग स्ट्रेटनिंग नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स है जैसे ट्विस्टिंग, पिवटिंग, ट्रांसलेटिंग। ये सारे फाइन मूवमेंट्स को गाइड करने के लिए ये लिगामेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस लिगामेंट कंप्लीट टियर हुआ तो ये मूवमेंट कंप्लीटली एबनॉर्मल हो जाता है, और इस एबनॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से अपने जॉइंट के कुछ एरियाज में एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है, और ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से अपना जॉइंट का जो लाइनिंग है, जिसे कुशनिंग बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म में डैमेज हो सकते हैं और इंसान को आर्थराइटिस डेवलप होने का चांसेस है। तो अगर ग्रेड 1 आपका जो सवाल है, अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरीज नेचुरली अपने आप से ठीक हो सकता है अगर हमने रेस्ट दिया, लेकिन ग्रेड 3 इंजरीज में आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिलके उसका जो सही इलाज है, या तो सर्जरी या जो भी इलाज है, वो कराना चाहिए। ग्रेड 1, ग्रेड 2 इंजरीज में लिगामेंट्स में अभी भी थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है और उसके बीच में फाइब्रस टिश्यू ले डाउन होने का चांस है और फिर वो नेचुरली हील होने का चांसेस है। लेकिन अगर ग्रेड 3 इंजरी देखा जाए तो उसमें कंप्लीट डिसरप्शन है, यानी दोनों लिगामेंट का एंड टू एंड में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा टिश्यू आके ले डाउन होना, दोनों एंड्स को ज्वाइन करने का कोई गुंजाइश नहीं रहता, इसलिए हमको फिजिकली उनको पास में लाना पड़ता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है। ग्रेड 3 टाइप के इंजरी जिसमें लिगामेंट जो आपका ACL या क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो, कंप्लीटली टियर हो गया, या तो मेनिस्कस करके जो कुशनिंग है बीच में अपने जॉइंट्स के बीच में, अगर उसका कंप्लीट टियर हो गया और उसका फ्रैगमेंट घुटने के बीच में आके पड़ा है और घुटना का मूवमेंट जो है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये सारे जो इंजरीज है ये थोड़ा सा अर्जेंटली डील करना चाहिए। स्पेशली जो लॉग नी बोलते हैं जिसमें मेनिस्कस का जो फ्रैगमेंट नी के अंदर पड़ा है, ये सब सिचुएशंस में आपको अर्जेंटली उसको आर्थ्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी करके हम उसको जगह पे प्लेस करते हैं और उसका रिपेयर कर लेते हैं। ACL के केस में ऑफ कोर्स हमको उसमें रिपेयर नहीं होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम अबाउट 4 to 6 वीक्स वेट करके ही ACL सर्जरीज करते हैं। कोई भी लिगामेंट इंजरी जो है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी घुटने का, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि वो जॉइंट को आपको स्टेबलाइज करना है। तो आमतौर पे टेंडेंसी ये रहता है कि अगर कोई जॉइंट के आसपास इंजरी रहता है, हम उसको मूव करने का कोशिश करता है, वो बिल्कुल गलत है। उसको बिल्कुल मूव नहीं करना, आपको उसको स्प्लिंट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। या तो आपका पास में कोई मेडिकल स्टोर है तो ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी रिजिड मटीरियल से उस
लिम्ब को आप जस्ट टाई करके उसको स्टेबलाइज करना चाहिए ताकि जॉइंट में मूवमेंट ना हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्यूट इंजरीज में हमेशा आइस फोमेंटेशन कीजिए, आइस पैक्स यूज़ कीजिए। काफ़ी बार लोग गर्म पानी से सिकाई करते हैं, वो गलत रहता है क्योंकि ऑलरेडी एक इंजर्ड नी इन्फ्लेम नहीं होता है और आप गर्म पानी लगाने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा। तो कोई भी एक्यूट इंजरी में आप आइस पैक्स कीजिए और ऑफ कोर्स उसके ऊपर चलना या वजन देना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 4 important things is resting it, icing it, do some compression and elevation, that is also lifting and keeping your leg at a height ताकि उसमें swelling ज़्यादा ना हो। और ये सब होने के बाद जैसे आपको चांस मिलेंगे इमीडिएटली जाके आप कोई भी मेडिकल सेंटर में कोई सर्जन से आप इमीडिएटली ओपिनियन लीजिए वेदर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगेगा या कोई इंटरवेंशन लगेगा। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अगर आपको कभी घुटने में चोट लगे तो प्लीज़ अपने घुटने को आराम दीजिए, उसे हिलाने डुलाने की कोशिश मत करिए, इससे चोट और गंभीर हो सकती है। और अगर चोट सब करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बहुत हिचकी आ रही है, पक्का कोई याद कर रहा है, बताओ कौन याद कर रहा है? जब भी हिचकी आती है आसपास कोई ना कोई शख्स ये डायलॉग ज़रूर बोलता है, जबकि हिचकी का किसी की याद से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर हिचकी आती क्यों है? इसका जवाब हमें दिया आकाश हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर सरोज कुमार यादव ने। डॉक्टर सरोज बताते हैं कि हिचकी आने की अहम वजह है डायफ्राम का अचानक सिकुड़ना। डायफ्राम एक मांसपेशी है, ये दिखने में किसी गुंबद जैसी है। डायफ्राम सीने को पेट से अलग करती है, इसका सांस लेने और छोड़ने में भी रोल होता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़े फैलकर ऑक्सीजन खींचते हैं। जब डायफ्राम फैलता है तो फेफड़े सिकुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन कभी कभी डायफ्राम अचानक और झटके से सिकुड़ जाता है। ऐसा होने पर फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं। ये हवा गले से होते हुए फेफड़े तक जाती है, पर हवा के इस तेज दबाव से गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स का एक हिस्सा थोड़ा बंद हो जाता है। वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। वोकल कॉर्ड्स का जो हिस्सा बंद होता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। इससे फेफड़ों में जाने वाली या वहाँ से निकलने वाली हवा झटके से रुक जाती है और हिक जैसी आवाज़ निकलती है। बस इसी को हिचकी कहते हैं। हिचकी आने की कई और वजह भी हो सकती हैं, जैसे बहुत जल्दी या ज़्यादा खाना, गरम मसालेदार खाना खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह पीना या शराब पीना, च्युइंगम चबाना, अचानक तापमान में बदलाव होना, बहुत एक्साइटमेंट या स्ट्रेस में रहना या फिर पेट में गैस बनना। आमतौर पर हिचकी कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगातार 2 दिनों से हिचकी आ रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। वैसे कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें ट्राई करके आप हिचकियाँ रोक सकते हैं। सबसे पहला है 1 चम्मच चीनी खाना। जब आप धीरे धीरे चीनी चबाते हैं तो ये आपके मुंह और गले में मौजूद नर्व्स, खासकर वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। इससे दिमाग का ध्यान डायफ्राम के अचानक सिकुड़ने से हट जाता है। ऐसा होने पर डायफ्राम को रिलैक्स होने में मदद मिलती है और हिचकी रुक जाती है। पर हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो ये ट्रिक ट्राई ना करें। और हालांकि इस घरेलू उपाय का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, पर कई लोगों को इससे तुरंत आराम मिलता है। दूसरा है ठंडे पानी से गरारे करना या ठंडा पानी धीरे धीरे पीना। चीनी की ही तरह ठंडा पानी भी आपके गले और वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। इससे डायफ्राम रिलैक्स हो सकता है और हिचकी रुक सकती है। आप चाहें तो बर्फ़ का टुकड़ा भी चूस सकते हैं। तीसरा है नींबू या सिरका जैसी खट्टी चीज़ें लेना। इनसे भी हिचकी में राहत मिल सकती है। इन दोनों का खट्टा स्वाद नर्व्स, खासकर वेगस नर्व को अचानक उत्तेजित कर देता है। इससे दिमाग का ध्यान डायफ्राम के सिकुड़ने से हट जाता है। नतीजा, डायफ्राम रिलैक्स हो सकता है और हिचकी बंद हो सकती है। आप एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा काट कर चूस लें या आधा चम्मच सिरका धीरे धीरे मुंह में रखें और निगलें। ये ध्यान रखें कि सिरका बहुत ज़्यादा ना लें। साथ ही अगर आपको एसिडिटी या अल्सर की समस्या है तो ये नुस्खा आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा हिचकी आने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये अमेरिका के एक शख्स के नाम है जिसे 68 सालों तक लगातार हिचकियाँ आई। शख्स का नाम चार्ल्स ऑसबर्न है। उसे साल 1922 में हिचकी आना शुरू हुई जो 1990 में जाकर बंद हुई। वाह। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप।
मॉनसून चल रहा है, देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। अब भले ही आपके इलाके में पानी ना बरस रहा हो, पर इस मौसम में कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है, जैसे आपके फ्रिज की सफाई। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मौसम में फ्रिज की सफाई को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक बारिश के मौसम में अपना फ्रिज हर 2 हफ्ते में आपको अंदर से और बाहर से अच्छे से साफ करना चाहिए। उसे डीफ्रॉस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी फ्रिज में जो बर्फ़ जमा हो गई है उसे पिघलाना। इस मौसम में अपना फ्रिज साफ करना क्यों ज़रूरी है और अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, ये हमने पूछा अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहित शर्मा से। डॉक्टर मोहित बताते हैं कि बारिश के मौसम में नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बैक्टीरिया और फंगस को फलने फूलने का मौका मिल जाता है, फ्रिज के अंदर भी। इसलिए FSSAI ने फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने और उसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए कहा है। बहुत लोगों को लगता है कि फ्रिज में खाना रखने से वो सेफ़ है, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कीटाणु नहीं पनपेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका फ्रिज साफ़ नहीं है तो फ्रिज के अंदर भी कीटाणु बढ़ सकते हैं। अगर फ्रिज में बचा हुआ खाना रखा है, खाने के डब्बों को ठीक से नहीं बंद किया गया है, फ्रिज के टेम्परेचर की सेटिंग ठीक नहीं है, तो फ्रिज में बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इसमें लिस्टीरिया और सैल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया भी शामिल हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में पेट की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें, खाने के डब्बों को कस कर बंद करें, खाने को बहुत दिनों तक फ्रिज में ना रखें और कच्चे और पके पकाए खाने को अलग अलग रखें, एक दूसरे से दूर। जब भी फ्रिज की सफाई करें तो बेकिंग सोडा या सिरके के घोल से फ्रिज के अंदर की सफाई करें। इससे ना तो फ्रिज से बदबू आएगी, ना ही बैक्टीरिया पनप सकेंगे। रही बात फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करने की, तो ये फ्रिज के लंबे समय तक ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी है। फ्रिज ठीक से काम करता रहेगा तो आपका खाना भी सुरक्षित रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।